वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। पेडागोजी ऑफ मैथ्स के लिए आपकी बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास नंबर ये 8 है। ठीक है, चैप्टर 8 भी है ये। तो क्या चैप्टर 8 दे रखा है? पाठ योजना, बुनियादी तत्व, विशेषताएं और दृष्टिकोण। इससे संबंधित प्रश्न दिए होंगे इसमें। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? जे.एफ. हर्बर्ट ने पाठ योजना के मुख्य कितने सोपान बताए हैं? तो 5 सोपान बताए हैं। किसने? जे.एफ. हर्बर्ट ने। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरे नंबर में, निम्न में से कौन सा पद हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली से संबंधित नहीं है? अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि हर्बर्ट ने कितने सोपान दिए? 5 दिए, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? पंचपद प्रणाली। तो इससे कौन सा संबंधित नहीं है? इसमें तैयारी भी है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना भी है। मूल्यांकन जो है वो इससे संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तीसरे नंबर में ये कथन दे रखा है, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, समझ आइए कथन है, किससे संबंधित है ये देखना है। एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र जो है वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बनने एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। मतलब छात्र खुद ही योजनाएं बनाएं, स्वतंत्र रूप से कार्यान्वयन करें, ऐसा कथन किसने कहा है? तो ये कहा गया है स्कोल्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? स्कोल्टिंग के द्वारा कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चौथे नंबर में, पाठ योजना का उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा कब विकसित किया गया? तो 1967 में विकसित किया गया था। आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाठ योजना का उपागम जो है वो किस कॉलेज से किया गया? तो हो जाएगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ठीक है, मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा। ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर देव के द्वारा किया गया पाठ योजना का उपागम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी और आंसर सबको रिलेट करके ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। RCEM उपागम के सोपान हैं। कितने सोपान हैं? तो ये RCEM क्या है? ये इसी की फुल फॉर्म है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, इस उपागम के सोपान कितने हैं? ये पाठ योजना के 5। ठीक है, तो इसके सोपान जो हैं वो कौन कौन से हैं ये पूछा गया। इसके सोपान हैं, कौन सा है? अदा, प्रक्रिया, प्रदायी, तीनों ही इसके सोपान हैं। डॉक्टर BS ब्लूम जो हैं, ब्लूम हम लोग ज़्यादातर याद रखते हैं, ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को क्या कहते हैं? तो ब्लूम ने जो शिक्षण योजना दी उसे मूल्यांकन उपागम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्यांकन उपागम कहते हैं ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 7वें नंबर में, शिक्षण की जो चक्रीय योजना है इसका प्रतिपादन किसने किया? अब ये चक्रीय योजना किसने दी? कौन किसके जन्मदाता हैं? इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं ना। तो चक्रीय योजना जो है वो मॉरिसन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? मॉरिसन के द्वारा दी गई है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 8वें में, मॉरिसन उपागम में मॉरिसन ने कितने पदों का उल्लेख किया है? तो 5 पदों का उल्लेख किया है। कितने पदों का? 5 पदों का मॉरिसन उपागम में उल्लेख किया गया। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 9वें नंबर में, किस पाठ योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? तो भारतीय उपागम हम कहते हैं NCERT पाठ योजना को। ठीक है, आप क्वेश्चन से केवल इसके आप शॉर्ट नोट भी बना के रख लो, कैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, बार बार वीडियो को देख के भी आसानी से याद हो जाता है। DV एवं किलपैट्रिक उपागम। ठीक है, ये DV और किलपैट्रिक ने मिलके जो उपागम बनाया उसे DV एवं किलपैट्रिक उपागम कहा गया। इसका सर्वाधिक उपयोग जो है वो कहाँ होता है? तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किसका उपयोग किया है? तो महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा में DV एवं किलपैट्रिक उपागम का प्रयोग किया। अगले प्रश्न में आते हैं। 12 नंबर में, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन कहा गया है रिस्क के द्वारा। रिस्क ने कहा है कि जो इकाई है वो समस्या योजना से संबंधित क्रियाओं
की समानता या एकता को बनाती है। तो ये कथन ब्रिस्क के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में इकाई योजना बनाने के सिद्धांत हैं। तो इकाई योजना बनाने के सिद्धांत, इकाई का सिद्धांत, गतिशीलता, रुचि का सिद्धांत, तीनों जो हैं उपयुक्त तीनों सिद्धांत जो हैं वो इकाई योजना बनाने के सिद्धांत हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 14 नंबर में निम्न में इकाई योजना का महत्व नहीं है। कौन सा इकाई योजना का महत्व नहीं है? जो इकाई योजना होती है इसमें योजनाबद्ध शिक्षण करने में क्रमबद्धता आ जाती है। ठीक है, तो ये सही है। योजना होने पर शिक्षक अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, ये गलत दे रखा है। योजना से कार्य करने पर अध्यापक में आत्मविश्वास का विकास होता है, और ये दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो गलत कथन है वो इसका महत्व नहीं है इकाई योजना में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 15 नंबर में किसी कार्य को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक करते हुए एक निर्धारित उद्देश्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन को कहते हैं। क्या कहते हैं करने के साधन को? तो इसको हम योजना कहते हैं। कोई कार्य करेंगे हम क्रमबद्ध रूप से सफलतापूर्वक उद्देश्य निर्धारित करके, तो वो क्या कहलाएगी? एक योजना कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इकाई योजना मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो इकाई योजना जो होती है वो 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। चलिए अगला प्रश्न क्या है? इकाई योजना का श्रेय किसको जाता है? किसने इकाई योजना के जन्मदाता या विकास किया? तो हर्बर्ट जो है, हर्बर्ट को इकाई योजना का श्रेय जाता है। हर्बर्ट इकाई योजना। अगला प्रश्न देखते हैं 18। किसका निर्माण किसी एक प्रकार के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? जो पाठ योजना होती है वो किसी एक प्रकार के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए निर्माणित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर में। किसने शिक्षण लक्ष्यों को टैक्सोनॉमी पर एनसीईआरटी नई दिल्ली में कार्य किया? ठीक है, तो प्रोफेसर HR श्रीवास्तव और JP सूरी दोनों लोगों ने मिलकर शिक्षण लक्ष्यों की जो टैक्सोनॉमी पर NCERT नई दिल्ली में कार्य किया। ठीक है, आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर HR श्रीवास्तव और JP सूरी ने शिक्षण लक्ष्यों के लिए कहाँ पर कार्य किया या किस संस्था में कार्य किया? तो NCERT टैक्सोनॉमी पर NCERT में कार्य किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में RCEM उपागम, वही रीजनल, आपने आगे पढ़ा था ना, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, उसकी विशेषता नहीं है। उसकी क्या विशेषता नहीं है? इस उपागम द्वारा पाठ योजना अत्यंत सरल होता है। इस उपागम में सरल होता है, ठीक है, ये तो सही दे रहा है। इस उपागम में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। इसमें मानसिक योग्यताओं पर भी विशेष बल दिया जाता है। यह उपागम तीनों पक्षों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये सारे जो पक्ष दे रखे हैं ये RC उपागम के नहीं दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। EBOs का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स। E फॉर एक्सपेक्टेड, B फॉर बिहेवियर और OS का मतलब हो जाएगा आपका आउटकम्स। तो EBOS का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। और सेशन कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।